हेलो एवरीवन और आप सभी को नमस्ते। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। कौन से टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, उन्हें पहचाना कैसे जाता है। उसके बाद हम प्रोजेक्शन एनालिसिस और डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि किसी भी ट्रेंड का रिवर्सल कब आता है, कब उसमें स्ट्रेंथ होती है, कब उसमें वीकनेस आता है, सो दैट आप एक सही डिसीजन ले सको। और आखिर में हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे बेसिक बात, कोई भी स्टॉक खरीदना है तो खरीदने के बाद उसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तभी जाके आपका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पे बेसिक रूल आपको अप्लाई करना है, वो ये है कि आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो वो हमेशा अप ट्रेंड में रहना चाहिए। तो कोई भी स्टॉक का अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाइए, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम स्विंग एंड पोजिशनल के लिए डेली, वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो कोई भी स्टॉक रॉकेट की तरह सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है या फिर सीधा वर्टिकली नहीं जाता है। वो हमेशा जिगजैग मैनर में एक तो ऊपर जाएगा या फिर जिगजैग मैनर में नीचे आएगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा है तो वो जिगजैग मैनर में ही साइडवेज जाएगा। सो बेसिकली ये आपका अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया और ये आपका साइडवेज ट्रेंड हो गया। लेकिन इससे काम नहीं होगा, हमें इसे थोड़ा और इन डेप्थ समझना है। कोई भी स्टॉक अपना मूव अगर स्टार्ट करता है तो वो हमेशा अपने इम्पल्सिव मूव के साथ स्टार्ट करता है। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद, जब स्टॉक उस कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है, ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ से उसका इम्पल्सिव मूव पहले स्टार्ट होता है। जब ये इम्पल्सिव मूव खत्म होता है और वहाँ से एक पुल बैक आता है, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है इसे हम स्विंग पॉइंट कहते हैं। ये स्विंग पॉइंट बनने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आएगा। जैसे ही ये पुल बैक खत्म हो जाता है और एक स्विंग पॉइंट बनता है, इसे हम स्विंग लो कहेंगे। ये वाला जो है, यहाँ पे इसने स्विंग हाई बनाया और उसके बाद यहाँ पे इसने एक स्विंग लो बनाया। फिर से एक इम्पल्सिव मूव आएगा जो पिछले वाले स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा और फिर से एक पुल बैक आएगा जो इस वाले स्विंग पॉइंट के नीचे नहीं आएगा। अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो यहाँ पे वो पिछले वाले स्विंग हाई को क्रॉस नहीं करेगा, वो यहीं से कहीं पे घूम जाएगा, फिर से एक स्विंग लो बनाएगा, यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो नया स्विंग हाई बना था, ये वाला, ये पिछले वाले स्विंग हाई से ऊपर की तरफ बना है। और जो नया स्विंग लो बना है, ये वाला, वो पिछले वाले स्विंग लो से ऊपर बना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो है हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन। यानी कि ये वाला हाई इससे हाई है और ये वाला लो पिछले वाले लो से ऊपर की तरफ है, इसीलिए हायर लो। तो ये हो गया आपका हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन। जब भी किसी स्टॉक में ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो हम उसे अप ट्रेंड मानते हैं। सो अप ट्रेंड का डेफिनेशन क्या हुआ, यहाँ पे हायर हाई हायर लो जब भी बनेगा उसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। इसके एकदम उल्टा होता है डाउन ट्रेंड में। एक इम्पल्सिव मूव बनेगा, स्विंग पॉइंट बना, उसके बाद एक पुल बैक आया, फिर से एक स्विंग पॉइंट बना और पिछले वाला लो ब्रेक करके वो नीचे की तरफ गया। यहाँ पे जो नया स्विंग पॉइंट बना या फिर स्विंग लो बना है वो पिछले वाले स्विंग लो से नीचे की तरफ बना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन बन रहा है लोअर लो का फॉर्मेशन। और ये जो हाई बना था पुल बैक के बाद, दूसरा हाई बना यहाँ पे, तो जो नया हाई बना था वो पिछले वाले हाई से भी नीचे की तरफ बना है। तो यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बना है। तो ऐसे जब फॉर्मेशन बनते हैं इसे हम पक्का डाउन ट्रेंड कहते हैं। ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। अगर किसी स्टॉक में ना हायर हाई बन रहा है ना हायर लो बन रहा है, अप ट्रेंड नहीं है या फिर डाउन ट्रेंड नहीं है, वो जिगजैग मैनर में जा रहा है सपोज, लेकिन कहीं पे भी दिशा नहीं पकड़ रहा है, वो पूरा साइडवेज जा रहा है, तो ऐसे ट्रेंड को हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। सो ये सिंपल सा डेफिनेशन हुआ अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड का। जब भी अप ट्रेंड बनेगा हायर हाई का फॉर्मेशन बनते जाएगा, जब भी डाउन ट्रेंड बनेगा लोअर लो का और लोअर हाई का फॉर्मेशन बनते जाएगा। जब इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो वो डेफिनेटली साइडवेज ट्रेंड में रहेगा। सो जब भी हम ब्रेकआउट की बात करते हैं तो ब्रेकआउट के पहले एक कंसोलिडेशन फेज होता है जिसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। यानी कि प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, कहीं पे कंसोलिडेट हो रही है। इंपल्सिव मूव बनाने के बाद वो अप ट्रेंड में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं या फिर पुल बैक पे बाय कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे अगर कोई रीटेस्ट होता है तो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। लेकिन एक बार बाय करने के बाद वो सीधा ऊपर चला, अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, लेकिन इस ट्रेंड का स्ट्रेंथ कैसे कम होता है ये कैसे जाने।
ऑब्वियसली कई सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इंडिकेटर्स हमेशा लैगिंग होते हैं, इसीलिए आपको प्राइस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्राइस को देख के हम कैसे पता लगाएँ कि ये प्राइस में वीकनेस आ रहा है या फिर अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बना हुआ है? इसके लिए हम आते हैं प्रोजेक्शन और डेप्थ एनालिसिस के लिए। हमने अब तक यहाँ पे देखा था कि ये स्विंग पॉइंट ब्रेकआउट होता है, ये अच्छा-सा अप ट्रेंड में है, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जा रहा है। और ट्रेंड रिवर्स कब होता है, इसका कन्फर्मेशन कब आता है? जब भी उसके पिछले वाले लो को ब्रेक करता है, यानी कि स्विंग लो को जब भी वो ब्रेक करता है, क्लोज़ हो जाता है उसके नीचे, तब जाके हम ये मानते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है। लेकिन ट्रेंड रिवर्स होने के पहले क्या सिग्नल्स आते हैं, इसे कैसे पहचानें? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो स्विंग पॉइंट है, स्विंग हाई से लेके अगले स्विंग हाई तक, ये जो डिस्टेंस है, इसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ये वाला स्विंग पॉइंट और ये वाले स्विंग पॉइंट से। तो ये जो डिस्टेंस है इसे आप मेजर कर सकते हो, और मेजरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसे यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे। सो जब भी कोई स्टॉक स्ट्रांग होता है तो उसमें ये जो मूव्स होते हैं, प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन रिवर्सल के पहले ये प्रोजेक्शंस कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो ये डिस्टेंस पिछले वाले डिस्टेंस से कम होगा। ये आपको वीकनेस बताता है किसी भी स्टॉक में। जब बाइंग इंटरेस्ट कम हो जाता है, जब सप्लाई आना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है। दूसरी बात होती है डेप्थ। डेप्थ का मतलब ये होता है कि ये स्विंग पॉइंट से, स्विंग हाई से स्विंग लो तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम डेप्थ कहते हैं। जब भी कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहता है तो उसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं बनता है, बहुत ही शैलो डेप्थ बनता है। लेकिन जब किसी भी स्टॉक में वीकनेस आना शुरू हो जाता है तो उसका डेप्थ बढ़ने लगता है। जैसे कि आप देखोगे कि पहले अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो इसमें डेप्थ कम रहेगा, लेकिन अगर उसमें वीकनेस आती है तो उसमें सेलिंग बढ़ने की वजह से उसका डेप्थ बढ़ने लगेगा और प्रोजेक्शन जो होता है वो कम होने लगेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। यहाँ पे स्विंग हाई से स्विंग हाई तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। स्विंग हाई से स्विंग लो तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम डेप्थ कहते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस में सिंपल से दो रूल आपको फॉलो करने हैं। अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो इसमें हमेशा लार्ज प्रोजेक्शंस रहेंगे और शैलो डेप्थ रहेगा, यानी कि डेप्थ ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे ही ट्रेंड वीक होता है तो वहाँ पे शॉर्ट प्रोजेक्शंस होंगे, प्रोजेक्शन धीरे धीरे कम होते जाएगा और डेप्थ जो होते हैं वो डीप बनते जाएंगे। ये सिंपल से दो प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं। सो नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन द चार्ट। सो इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें कोई भी एक रैंडम चार्ट चाहिए, कोई भी पिक्चर परफेक्ट चार्ट नहीं चाहिए, सो दैट हम इसे प्रैक्टिकली अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे हमने चार्टिंग का साइट ओपन किया है। सो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है एसीसी। इसी के ऊपर हम जो कुछ भी अब तक हमने देखा उसे हम लगा के देखते हैं। सो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एसीसी और एसीसी लिमिटेड का चार्ट हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एसीसी लिमिटेड का चार्ट पूरा डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे एक हाई था, यहाँ पे एक लो था, जैसे यहाँ पे भी एक लो बना था। तो ये लो ब्रेक करने के बाद अब तक वो पिछला हाई ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे उसने कोशिश की थी लेकिन ये ब्रेकआउट भी फेलियर हुआ और उसके बाद ये सीधा अभी भी डाउन ट्रेंड में है। उसके पहले अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेशन फेज़ में था और उसके भी पहले वो एक अप ट्रेंड में था। अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही उसने अपना कंसोलिडेशन फेज ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ से इम्पल्सिव मूव और पुल बैक बनना शुरू हो गया और स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने रीटेस्ट दिया, रीटेस्ट देने के बाद फिर से उसने एक इम्पल्सिव मूव बनाया। इम्पल्सिव मूव बनाने के बाद उसने एक पुल बैक दिया और इसी पुल बैक के साथ हमें हमारा यहाँ पे डेप्थ भी मिल गया। तो अगर इसे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मेजर टूल है। मेजर टूल से अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था दैट वाज 8.55% और फिर से इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग हाई तक का मूव 6.72% था। और अगर ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन 7% के आसपास का मूव था। और जैसे ही ट्रेंड वीक होने लगा तो ये जितने भी प्रोजेक्शंस थे ये धीरे धीरे शॉर्ट होना शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 4.24, यहाँ से यहाँ तक इट इज़ ओनली 2.15। उसके बाद क्या हुआ, ज़्यादातर सप्लाई आने की वजह से ये स्टॉक साइडवेज चला गया। लेकिन इसका इंडिकेशन जो था वो हमें इवन बिफोर द इंडिकेटर, अगर आप कोई भी सुपर ट्रेंड भी लगाते हो, मूविंग एवरेज लगाते हो, वो हमेशा लैगिंग इंडिकेटर रहेगा। लेकिन इसका वीकनेस का पता हमें प्राइस को देख के ही लग जाता है इवन विदाउट यूजिंग द इंडिकेटर। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ जो फेमस इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड या फिर कोई भी मूविंग एवरेज हो वो भी हम लगा के देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड टाइप किया,
सो टेक्निकल्स में जाके सुपर ट्रेंड को क्लिक करने के बाद सुपर ट्रेंड जो आपको सिग्नल दे रहा है वो यहाँ पे रिवर्सल सिग्नल दे रहा है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्शन और डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो, इवन अगर आप यहाँ पे डेप्थ कैलकुलेट करते हो तो ये डेप्थ था 8% का। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा शैलो डेप्थ था, 7 साढ़े 7-8% का ही था। लेकिन फिर से शैलो डेप्थ होना शुरू हुआ एंड दैट वाज 3.88%। लेकिन ये वाला जो डेप्थ था ये बढ़ने लगा। यू कैन सी 3 पॉइंट से लेके 6.58% तक का डेप्थ इंक्रीज होने लगा। और जैसे ही डेप्थ इंक्रीज होता है आगे जाके वो पिछले वाले स्विंग लो को भी ब्रेक करता है। दूसरा इंडिकेटर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने EMA टाइप किया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और टेक्निकल्स में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के क्लिक करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे लग गया है। सो मोस्टली यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट 9 पीरियड मूविंग एवरेज। आप उसको 21, कई लोग 21, 20 यूज़ करते हैं। सो जैसे हमने 21 किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने सेल सिग्नल यहाँ पे दी। सो यहाँ पे EMA जो है वो सुपर ट्रेंड से बेटर है, बट अगेन इट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर। अगर आपको प्राइस नहीं पता है, प्राइस की समझ नहीं है, तो इस इंडिकेटर का भी फ़ायदा नहीं होगा। कई बार इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल देते हैं, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्शन ख़त्म हो रहा है, इसका डेप्थ ज़्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है, तो इवन बिफोर द इंडिकेटर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। आगे चल के इसने जो कंसोलिडेशन फेज बनाया उसके बाद उसने ब्रेक डाउन दिया। अब इसी ब्रेक डाउन में अगर हम एनालिसिस करना शुरू कर दे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक अब उल्टे साइड पे ये प्रोजेक्शन हो गया, और ये जो पुल बैक दिया है यहाँ से यहाँ तक का ये आपका डेप्थ हो गया। तो यहाँ पे 10% का डेप्थ है। नाउ लेट अस सी सेकंड स्टॉक, दैट इज अदानी एंटरप्राइजेस। जैसे हम अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि तो ये पूरा पिटा हुआ चार्ट है। तो अगर इसमें एनालिसिस करना है सिर्फ प्राइस को देख के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड को पहचानना है। तो ट्रेंड ऑब्वियसली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम हायर जा सकते हो। अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में कन्फ्यूजन है तो आप हायर टाइम फ्रेम में जाके इसे एनालाइज कर सकते हो। सो नाउ यू कैन सी ये हमने वीकली चार्ट लगाया है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक चैनल का ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे कंसोलिडेशन जो हुआ था, यहाँ पे पूरा साइडवेज कंसोलिडेशन नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपको ट्रेंड लाइन नहीं पता है कैसे ड्रॉ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक पोस्ट किया है, हाउ टू ड्रॉ अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे कार्ड पे भी आपको दिख सकता है। तो ये हमने अपर स्विंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे लोअर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सा कंसोलिडेशन दिख रहा है। जैसे ही इसने अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसने यहाँ पे रीटेस्ट किया और उसके बाद उसने एक अच्छा सा इम्पल्सिव मूव दिया वीकली चार्ट पे। अब ये इम्पल्सिव मूव को अगर कैलकुलेट करना है तो ये वाले स्विंग पॉइंट से लेके इस वाले स्विंग पॉइंट तक हमें कैलकुलेट करना है। तो ये मूव अराउंड 59% का था। लेकिन दूसरा मूव जो आया था वो काफ़ी शैलो था, ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। सो ये जो प्रोजेक्शन था कहाँ 59% और कहाँ पे 7%। जैसे ही उसने 7% का मूव दिया उसके बाद उसने पिछले वाले स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। जैसे ही स्विंग लो को ब्रेक किया यहाँ पे आपका कंफर्मेशन आ जाता है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हुआ है। अगर हम डेप्थ की बात करें तो फर्स्ट डेप्थ यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो ये 15% का डेप्थ था, लेकिन रिवर्सल के पहले जो डेप्थ आया था दैट वाज अराउंड 20%। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, डेप्थ इंक्रीज होने लगा। तो यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि स्टॉक में वीकनेस आना शुरू हो रहा है। उसके बाद स्टॉक जैसे ही फॉल हुआ, पिछले वाले स्विंग हाई को ब्रेक किया और फिर से एक इम्पल्सिव मूव दिया। यहाँ पे उसने 29% का मूव दिया है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्शन जो था उसका वो 12% का था। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक फिर से नीचे जाना शुरू कर रहा है। आगे चल के आप देख सकते हो जैसे ही उसने पिछले वाले स्विंग लो को ब्रेक किया, ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेक किया, तो ये फिर से डाउन ट्रेंड में चला गया। इसी तरीके से हम तीसरा स्टॉक भी एनालाइज करते हैं। अदानी को छोड़ के अभी हम अंबाजी अंबाजी नहीं, अंबुजा सीमेंट को देखते हैं। तो अंबुजा सीमेंट अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं, सो अंबुजा सीमेंट में भी आप देख सकते हो स्टॉक सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, पूरा डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे अगर हमें प्रोजेक्शन और डेप्थ एनालिसिस करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी छोटे प्रोजेक्शंस दे रहा है, कहीं पे भी बड़ा इम्पल्सिव मूव नहीं है। कोई भी स्टॉक में अगर छोटे प्रोजेक्शंस आ रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, वहाँ पे वीकनेस ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ऐसे स्टॉक में पोजीशन लेने से हम बच सकते हैं। वही अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर जाते हैं तो अंबुजा सीमेंट में 2015 का हाई जाके 2021 में ब्रेक किया, विच इज़ अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अगर आपको ब्रेकआउट क्लासिफिकेशन नहीं पता है तो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो देखिए,
कार्ड ऊपर मैंने लगा रखा है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हो। सो जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया, ये आपका फर्स्ट इम्पल्सिव मूव था। ब्रेकआउट से लेके यहाँ तक इट इज़ अराउंड 50%। उसके बाद उसने रीटेस्ट किया, सो इसे हम डेप्थ मानेंगे, तो यहाँ पे 34% का डेप्थ था। उसके बाद जो प्रोजेक्शन आया था ये 35% का था, लेकिन यहाँ पे अगर आप डेप्थ को कैलकुलेट करो तो पहला डेप्थ 35% का था और दूसरा डेप्थ 45% का था। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बेचने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना कि मार्केट हमेशा 98% ऑफ द टाइम दूसरा मौका ज़रूर देता है एग्ज़िट करने का। सो जब भी आपको ऐसा वीकनेस दिखता है तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप फिर से उसी लेवल के आसपास बेच सकते हो, या फिर आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद उसने पिछले वाले स्विंग पॉइंट को ब्रेक करके फिर से एक नया स्विंग पॉइंट बनाया और नीचे की तरफ आना शुरू कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करें तो ये पहले वाला जो प्रोजेक्शन था दैट वाज अराउंड 33%, और जो दूसरा प्रोजेक्शन था वो अगर हम कैलकुलेट करें दैट वाज अराउंड ओनली 17.49%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन घट रहा है, डेप्थ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको वीकनेस देखने को मिल रही। तो ऐसे स्टॉक्स से आप बच सकते हो। ऑलवेज ट्रेड इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक जिसमें स्ट्रेंथ हो, जिससे कि आप इमीडिएटली प्रॉफिट में आ जाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके स्टॉक लेने के बाद वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्शन और डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो, इंक्लूडिंग इंडिकेटर। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इंडिकेटर का यूज़ सबसे कम कीजिएगा, लेकिन अगर आपको प्राइस रीड करना आता है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो तो आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप भी अपनी तरफ से कई सारे चार्ट्स को देखिए, क्योंकि जब तक आपकी आंखें ट्रेन नहीं होगी तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। कहीं पे भी गलती करने से घबराइएगा मत, बिकॉज़ आपको गलती करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, चार्ट एनालिसिस ही करना है आपको। जितना आप चार्ट्स देखोगे उतना आपका अनुभव बढ़ते जाएगा। इसी के साथ कुछ पॉइंटर्स है, कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये है कि हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कीजिएगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर आपको डेली चार्ट पे पिक्चर क्लियर नहीं है तो एटलीस्ट एक बार वीकली या फिर मंथली पे जाके देखिए। हमेशा हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लीजिएगा। सो ऑलवेज डू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करो। अगर ब्रॉडर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ही ट्रेड्स को लीजिएगा, यानी कि आपका जो निफ्टी है या फिर जो भी ब्रॉडर इंडेक्स है, निफ्टी 500 हो सकता है या फिर निफ्टी 50 हो सकता है, जो भी ब्रॉडर इंडेक्स है वो अगर अप ट्रेंड में है तो ही आप स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड्स लीजिएगा, जहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी चार्ट पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है। हमेशा आपको टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है। सो कोई भी स्टॉक पिक्चर परफेक्ट नहीं रहेगा। आपको बुक्स में यहाँ वहाँ कहीं, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लाइव चार्ट्स को देखा, रैंडमली चार्ट्स को पिक किया। मैं ये नहीं चाहता था कि आप बना बनाया चार्ट देखें, ये इतना पिक्चर परफेक्ट चल रहा है ऐसे ही होगा, और जब आप खुद काम करना चालू करोगे तो आपको वैसा नहीं दिख रहा है। सो इसीलिए ये हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी चार्ट पिक्चर परफेक्ट नहीं रहता है, कोई भी पैटर्न पिक्चर परफेक्ट नहीं रहता है। इसीलिए हमेशा परफेक्शन के पीछे मत भागो, एक एवरेज के हिसाब से काम करो। आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक अंदाज़ा आना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट आप एक बेहतर डिसीजन ले सको। सो ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। और अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है, अच्छे से प्रैक्टिस हुई है, तो आप ये अगला वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने स्क्वाट और पैराबोलिक के बारे में बात की है। यानी कि ब्रेकआउट के पहले क्या होता है ये आपको समझ में आएगा, ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आज का वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।